हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिशनरी नर्सिंग क्लासेज। आज अपन इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे दिल्ली एम्स नर्सिंग ऑफिसर 2017 के पेपर के बारे में, जो मेमोरी बेस है। और ये पेपर ठीक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अपन पहले वाले पेपर डिस्कशन कर चुके हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, स्पेशली नॉट सेट 2021 के लिए। और इसके अलावा जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स है, चाहे जीपर, ESIC, PGI, जो भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ओल्ड पेपर डिस्कशन करना या ओल्ड पेपर को सोल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आपको पता है कि 50% क्वेश्चंस है जो ओल्ड पेपर यानी पुराने पेपर से ही रिपीट होते हैं। अगर आपने ओल्ड पेपर के या जो रिपीटेड क्वेश्चंस पर भी अगर अच्छी कमांड कर ली और अगर उनको आपने गलत नहीं किया, तो यूँ मानकर चलिए आपका नाम मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं कि जो स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं उनको गलत करके आ जाते हैं, जो इजी क्वेश्चन लगते हैं उनको गलत करके आ जाते हैं। तो ओल्ड पेपर देखना बहुत ज़रूरी है। अपन ने पिछले 3-4 क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कर चुके हैं और आज अपन 2017 का दिल्ली एम्स का पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो वीडियो पूरा देखें, बीच की स्किप नहीं करें। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि इस पेपर में अपन 100+ क्वेश्चन है जो डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक इन ट्रोमा पेशेंट। देखिए ट्रोमा जो होता है यानी कि जिसको अपन यूजुअली क्या होता है, जैसे RTA क्या होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या ट्रोमा जैसे केसेस में क्या होता है कि फ्लूइड लॉस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ओपन वुंड इंजरी होती है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। हाइपोवोलेमिक शॉक के बारे में यहाँ दिया हुआ देखिए, हाइपोवोलेमिक शॉक जब मैसिव ब्लड फ्लूइड लॉस हो जाता है तो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। और उसके कार्डिनल साइन की बात करें हाइपोवोलेमिक शॉक की, तो हाइपोटेंशन, क्लियर है, हाइपोटेंशन देन टेकिकार्डिया। हाइपोटेंशन होगा तो क्या होगा, टेकिकार्डिया। तो ये बोथ आर कार्डिनल साइन ऑफ द हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इंट्रा स्पाइनल मेडिकेशन गिवन इन विच IVD इंट्रावर्टिबल डिस्क, यानी कि इंट्रा स्पाइनल यानी कि जब स्पाइनल एनेस्थेटिक दिया जाता है, मानकर चलिए स्पाइनल एनेस्थेसिया या अदर कोई मेडिसिन दी जाती है स्पाइनल कैविटी में, तो उसका क्या रूट है, कौन से इंटरवर्टिबल डिस्क वाले स्पेस में इंजेक्ट किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, L4 L5। अब देखिए इतने सारे हैं, इनमें क्यों नहीं दिया जाता L4 L5 या L3 L4 में ही क्यों दिया जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि स्पाइनल कोड की जो एंड पॉइंट होता है वो L2 तक मानते हैं। कहाँ तक, L2 तक। कभी कभार हो सकता है ये L3 तक भी हो सकता है। और होता है कहाँ पर, देखिए पीडियाट्रिक में क्या होता है कि L4 L5 में दिया जाता है। चाहिए लंबर पंक्चर की बात कर लें अपन, तो L4 L5 पर पीडियाट्रिक में लंबर पंक्चर किया जाता है या स्पाइनल मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है। कारण उसका ये होता है कि उसका स्पाइनल कोड होता है बेबीज का, वो L3 तक होता है। अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में क्या होता है कि ये L4 L5 की जगह क्या हो जाएगा, L3 L4, क्योंकि अडल्ट में थोड़ा सा स्पाइनल कोड L2 यानी L2 ऊपर होता है, जस्ट उसके नीचे फिर जो स्पाइनल मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल रेशनल पढ़ लेना, आराम से समझ में आ जाएगा ये ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो जो स्पाइनल मेडिसिन है वो कहाँ इंजेक्ट की जाती है, सब एरेक्नोइड स्पेस में। ध्यान रखना, देखो 3 लेयर होती है, जैसे मेनिंजेस की क्या लेयर होती है, DAP। तो डूरामीटर सबसे आउटर हो गई, AP एरेक्नोइड मीटर, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, सब एरेक्नोइड स्पेस होता है। यहाँ पर है जो स्पाइनल मेडिसिन इंजेक्ट की जाती है, स्पाइनल एनेस्थेटिक मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट विच इज लाइव एटेंटिव वैक्सीन, इनमें से लाइव एटेंटिव वैक्सीन BCG है। द इंजेक्शन एलोपेरिडोल गिवन इन IM बाई विच टेक्निक, जेट्रेक हो जाएगा ये। वन ऑफ द मोस्ट इनिशियल थिंग दैट शुड बी डन बाय द नर्स वाइल गोइंग टू होम विजिट। देखिए होम विजिट अगर कोई नर्स होम विजिट जा रही है तो इनमें से कौन सी थिंग है उसको शुड बी डन यानी करना चाहिए। सबसे पहले होता है कि उसको एड्रेस द पर्पज ऑफ होम विजिट, यानी कि होम विजिट करने का पर्पज़ उनको जो ऑडियंस होते हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो या अदर कोई कम्युनिटी हो, उनको जरूर बताना चाहिए कि हम इस पर्पज़ से यहाँ पर आए हैं। काउंसलिंग द फैमिली, आस्क फॉर वाटर सैनिटेशन, बहुत ये देज आर मतलब लेटर क्वेश्चन है ना, तो इनको ये बाद में पूछ सकते हैं। बाकी आपको इनिशियल स्टेज में एड्रेस द पर्पज ऑफ होम विजिट शुड बी इनिशिएटेड, है ना। ये देखिए ये क्या है, टाइप्स ऑफ शोक के टाइप्स आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसका मैं पूरा नहीं बता पाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ये बुक की PDF है, जो हमारी मिशन ओल्ड पेपर्स है उसकी PDF से पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि बुक में तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन क्या रेशनल के साथ दिया हुआ, लंबे लंबे रेशनल वीडियो में पूरा डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बता दूं मैं, न्यूरोजेनिक शॉक में क्या होता है कि ब्रेडिकार्डिया होता है, हाइपोटेंशन होता है, इसके बारे में कई बार क्वेश्चन आया हुआ, मैंने लिखा हुआ भी यहाँ पर ना, ठीक है। और बाकी आप देख लेना इसके स्क्रीनशॉट लेकर। अब जेड ट्रैक टेक्निक भी यहाँ क्वेश्चन आया था एल्लोपुरिडोल, तो IM टेक्निक में किस टेक्निक से देते हैं, जेड ट्रैक से। जेड ट्रैक टेक्निक क्या होती है, यहाँ देखिए, यहाँ जेड बन गया, इस यहाँ से स्किन को प्रेस करने से क्या हो गया, जेड लाइक स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पर यहाँ आपने इंजेक्ट कर दिया, जेड लाइक स्ट्रक्चर बन गई। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही आपने हैंड वापस रिमूव किया तो स्किन बराबर होते ही क्या होता है, यहाँ पर जेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जेड जेड लाइक। इससे क्या होगा कि जो आपने मेडिसिन इंजेक्ट की वो वापस प्रिवेंट टू बैकवर्ड लीकेज, यानी वापस वो लीकेज नहीं करेगी, वो टिश्यूज तक रुक जाएगी वो। क्लियर है। अब इसका क्वेश्चन यही आता है एग्जाम्स में, देखिए यही ध्यान रखना आपको कि पर्पज ऑफ द जेड ट्रैक टेक्निक ऑफ द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो आपको ये लाइन याद रखनी है, प्रिवेंट बैकवर्ड लीकेज, ओके, एंड लीकेज इनटू सराउंडिंग टिश्यू। ये पॉइंट याद रखना। GMCS PGI कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि पर्पज ऑफ जेड ट्रैक IM इंजेक्शन टेक्निक, तो उसका यही होगा, प्रिवेंट बैकवर्ड लीकेज। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन मतलब मोस्ट कॉमन कोज ऑफ, अगला क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कोज ऑफ हाइपोटेंशन इन ट्रॉमा पेशेंट। मोस्ट कॉमन कोज वो एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो जाएगा। विच ब्लड ग्रुप कैन बी यूज इन इमरजेंसी सिचुएशन, O नेगेटिव हो जाएगा। CSF ड्रेनिंग फ्रॉम नोज एंड एयर्स अकर्स इन विच टाइप ऑफ स्कल फ्रैक्चर। देखिए बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में ज़्यादा चांसेज होते हैं CSF के ड्रेन होने के, चांसेज डेफिनेटली इसमें होता है बेसिकल स्कल फ्रैक्चर में, ठीक है। अब एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट क्या होती है, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर होता है तो उसमें कौन सी बोन मोस्टली अफेक्ट होती है, ये कि टेम्पोरल बोन अफेक्ट होती है, ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना। बेसिलर स्कल फ्रैक्चर होता है उसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है CSF लीकेज होने की। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में कौन सी बोन कॉमनली इन्वॉल्व होती है, वो है टेम्पोरल बोन, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूल इंडिकेट्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ असेंडिंग कॉलम। देखिए कॉलन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को अपन 3 पार्ट या 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कॉलन, ठीक है, 4 पार्ट में डिवाइड किया। इसमें अगर बात करें नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ असेंडिंग कॉलन जो मतलब जो फर्स्ट पार्ट होता है कॉलन का उसको असेंडिंग कॉलन होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड स्टूल होगा। अगर ये फंक्शनिंग, अगर आपको सेमी लिक्विड स्टूल अगर वहाँ पर कोलोस्टमी में देखने को मिल रहा है तो इट इज़ नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द असेंडिंग कॉलम। अगर अपन ट्रांसफर या डिसेंडिंग कॉलम की बात करें तो वहाँ पर क्या सॉलिड स्टूल आएगा, ठीक है, क्लियर है। और नो पासेज ऑफ स्टूल अगर हो तो असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग या सिग्मोइड सभी कॉलम की वो माल फंक्शनिंग को इंडिकेट करता है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलन टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड बिफोर। देखिए एलन टेस्ट, देखो यहाँ पर कोलोस्टमी और इलियोस्टमी के बारे में डिफ्रेंशिएट करके बताया हुआ, यहाँ पर आप वो देख लेना, अभी मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोलता हूँ आपको। एलन टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड बिफोर। देखिए एलन टेस्ट कब लेते हैं, जब ABG सैंपल लेने से पहले। किस पर्पज से लेते हैं, आर्टरी की पेटेंसी चेक करने के लिए। कौन सी आर्टरी, रेडियल या अल्नर आर्टरी, उनकी पेटेंसी यानी कि उनमें प्रॉपरली ब्लड सप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि आप उनमें पंचर करने वाले हो, रेडियल आर्टरी में आप पंचर करने वाले हो ना, तो रेडियल आर्टरी या फिर अल्नर आर्टरी दोनों की पेटेंसी चेक करने के लिए एलन टेस्ट डन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वही, यही देखिए आपको पॉजिटिव बबिन्स की साइन है, पॉजिटिव बबिन्स की साइन। अब देखिए पॉजिटिव बबिन्स की साइन चिल्ड्रन में ये वाला जो साइन होता है ना, अगर ये बेबीज में हो रहा है तो क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव बबिन्स की साइन, ये देखिए अगर ये बेबीज में है तो ये क्या होता है कि नॉर्मल मानते हैं, लेकिन यही साइन ऐसा ही अगर अडल्ट में देखने को मिले तो अब नॉर्मल मानते हैं। अडल्ट में क्या होता है, इसका ये डोर्सिफ्लेक्शन होता है, यानी कि टॉयज इनवर्ड होते हैं, तो ये वाला है जो अडल्ट में नॉर्मल होता है, ठीक है। ये आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोलोस्टमी वर्सेज इलियोस्टमी का, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं रख रहा हूँ, इसका दोनों का डिफरेंशिएट कर लेना। देखो कोलोस्टमी होती है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होती है, इलियोस्टमी होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। और बाकी आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, यू आर डूइंग योर ड्यूटी इन कैंप एट कम्युनिटी सेंटर, ठीक है, एक मिनट, कम्युनिटी सेंटर, यू नोटिस्ड VVM वैक्सीन वाइल मॉनिटर। VVM की फुल फॉर्म क्या होती है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर, दैट इनर स्क्वायर इज लाइटर देन आउटर सर्कल। इसमें देखिए इनर स्क्वायर लाइटर है और आउटर सर्किल क्या डार्क है, तो अपन यूज कर सकते हैं इसको, तो यूज दिस वैक्सीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब आपको VVM को पूरा अच्छे से देख लेना, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है VVM। इसमें 2 कंडीशन होती है, इसमें यूज करते हैं, 3rd एंड 4th में यूज नहीं करते, ठीक है, क्लियर है।
अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई बिलो गिवन इमेज। आइडेंटिफाई बिलो गिवन इमेज, देखिए ये क्या है, एनआरबीएम मास्क। एनआरबीएम मास्क में क्या होती है, हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस होती है, एक तरह से हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइस। इसमें देखिए मैक्सिमम 12 to 15 लीटर प्रति मिनट अपन ऑक्सीजन दे सकते हैं। और FiO2 की बात करें तो उसमें 100% तक ऑक्सीजन दे सकते हैं। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, दिल्ली एम्स, PGI, GMC सब जगह आता है इसके बारे में। इट इज हाई फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर COPD पेशेंट। आपको पता है COPD पेशेंट में लो फ्लो रेट में ऑक्सीजन देते हैं, एक डिजायर्ड फिक्स्ड रेट में ऑक्सीजन देते हैं, यानी कि वहाँ पर बेस्ट मेथड टू डिलीवर ऑक्सीजन कौन सा होगा, वेंचुरी मास्क है, ओके, या फिर नेजल प्रोंग्स हो सकता है, ठीक है। बाकी ये जो हाई फ्लो ऑक्सीजन डिवाइसेज है जो COPD पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ठीक है। पेंटावेलेंट वैक्सीनेशन साइट इन इन्फेंट, पेंटावेलेंट IM रूट से देते हैं, तो IM रूट इन्फेंट में कौन सा होता है, इनर एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म, सॉरी आउटर एस्पेक्ट ऑफ थाई में देते हैं, थाई, ठीक है। थाई में कौन सी जगह पर, थाई में एंटीरियर पोर्शन में, एंटीरियर पोर्शन में कौन सा होता है, एंटीरियो लेटरल कह सकते हैं, एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई इन वास्टस लेटरलिस मसल्स। कौन सी मसल्स होती है, वास्टस लेटरलिस मसल्स, ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनर मोस्ट लेयर ऑफ GIT ट्रैक्ट, इनर मोस्ट लेयर कौन सी, एपिथेलियम टिश्यू की होती है। वाइल इंस्टिलिंग एयर ड्रॉप इन अडल्ट, अडल्ट में अगर आप एयर ड्रॉप इंसर्ट कर रहे हो तो पीना ऑफ एयर शुड कूल, ये हो जाएगा अपवर्ड एंड बैकवर्ड अडल्ट में। और अगर 3 ईयर्स से छोटे बच्चे की बात करें या चिल्ड्रन और अडल्ट में तो सेम होगा अपवर्ड एंड बैकवर्ड, लेकिन बिलो 3 ईयर की बात करें तो डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, क्लियर है। नेक्स्ट, लुक एट बिलो गिवन इमेज एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन। ये कौन सा ब्रीच प्रेजेंटेशन है, दिस इज फ्रैंक ब्रीच, ठीक है, राइट आंसर ए। ये यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी टाइप्स है ब्रीच प्रेजेंटेशन की, आप आराम से इसे कॉपी करके ले सकते हो। दिस इज द, ये मोस्ट कॉमन ब्रीच प्रेजेंटेशन है, फ्रैंक ब्रीच, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। आगे क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इमेज, ये क्या है कि ऑटोमेटिक CPR मशीन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, अच्छे से देख लेना। ऑटोमेटिक CPR मशीन जो आजकल मोस्ट ऑफ जगह पहुंच गई है और यही यूज होती है कैजुअलिटीज वगैरह में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। आइडेंटिफाई द एबनॉर्मलिटी इन ECG, ये क्या कंडीशन है, देखिए आपको कम से कम 10 ECG याद कर लो, 10 में से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन बैठ जाएगा। यानी कि देखो, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल टेकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टेकार्डिया, और इसके अलावा फर्स्ट डिग्री आर्टरी, वो 2-3 जो मैक्सिमम ही मानकर चलिए आप 7-8 मैक्सिमम 10 ECG याद कर लो आराम से। वहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो वहीं से आ जाएगा, और आपको ग्राफ देखकर आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। अपने यूट्यूब चैनल पर भी ECG की वीडियो डली हुई है, आप कुछ सर्च कर सकते हो अपने चैनल के नाम से, उसमें ECG का पूरा सभी ECG के बारे में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है कंडीशन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, क्योंकि यहाँ पर आप जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। और ये जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मोर देन नॉर्मल है, तो दिस इज द वेंट्रिकुलर टेकार्डिया। अगर आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की फ्रीक्वेंसी को इसको मेजर नहीं कर सकते तो वो कंडीशन कौन सी हो जाती है, जिसमें ए मानकर चलो AC लाइन आई, वो क्या होती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो यहाँ पर आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देख पा रहे हो, इसलिए इसको वेंट्रिकुलर टेकार्डिया राइट आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द कॉन्जुगेट इन बिलो डिनोट इमेज, दिस इज द डायगोनल कॉन्जुगेट होगा, ध्यान रखना। देखो यहाँ से डायगोनल कॉन्जुगेट मेजर कर रहे हैं। व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम शो इन द ECG पेपर गिवन। अब देखिए ये है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसमें बता रहा था ना, इसमें यहाँ तो आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते, क्यूआरएस और PQR सब ये मिक्स हो गई, तो इसकी ये वाली वो ग्राफ पर लाइन आ रही है। तो इसका मैनेजमेंट क्या होगा, इमीडिएट डिफिब्रिलेट, ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ये अगला क्वेश्चन है, बिलो लुक एट बिलो गिवन इमेज एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज द डूइंग। देखिए ये क्या है कि मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा किया जा रहा है, फंडल प्रेशर से प्लेसेंटा को रिमूव किया जा रहा है। देखिए प्लेसेंटा 2 टाइप से रिमूव करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। प्लेसेंटा असिस्टेड एक्सपल्जन मेथड ऑफ प्लेसेंटा, देखिए एक होता है कंट्रोल्ड कोल्ड ट्रैक्शन मेथड, एक होता है फंडल प्रेशर मेथड। कंट्रोल्ड कोल्ड ट्रैक्शन में क्या होता है कि धीरे धीरे कोड को घुमाया जाता है, गोल गोल घुमा के ऊपर फंडा पर थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट देते हैं। देखिए यहाँ सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि यूट्रस कहीं बाहर नहीं आ जाए, और एक एंड से दूसरे एंड से धीरे 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 जो कोड को घुमाया जा रहा है गोल गोल, और इस तरह से इसको कंट्रोल भी किया जा रहा है, उसको कोड को ट्रैक्शन भी दे रहे हैं उसको। कंट्रोल मीन्स ये हो गया, वो ट्रैक्शन कर रहे हैं किसको, कोड को। तो इस तरह से जो प्लेसेंटा को रिमूव करना क्या कौन सा मेथड होता है, कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन मेथड। दूसरा मेथड की बात करेंगे जो फंडल प्रेशर अप्लाई करके इसको अम्बिलिकल कोड को रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई बिलो गिवन इमेज। ये क्या है, स्पायरोमीटर है, इंसेंटिव स्पायरोमीटर भी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सी बिलो गिवन इमेज एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑस्टेटिक ग्रिप। ये तो पावरली ग्रिप पर बार बार यही क्वेश्चन आते हैं एम्स वगैरह में मानकर चलिए, तो आपको इनको अच्छे से देखना है। सी बिलो इमेज एंड आइडेंटिफाई द डिजीज ऑफ द, ये क्या है, क्वाशी और मरासमस क्या है, पीईएम, प्रोटीन एनर्जी मॉल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये यहाँ पर ये कल मैंने अच्छे से बता दिया, ये हर वीडियो में आता है क्योंकि हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही आता है दिल्ली एम्स में। ठीक है, यहाँ की बात है, विच टाइप ऑफ मेमोरी लॉस अकर्स इन एल्जाइमर्स डिजीज। देखिए एल्जाइमर डिजीज में कौन सी टाइप का जो मेमोरी लॉस होता है, रेट्रोग्रेड एमनेसिया होता है। रेट्रोग्रेड एमनेसिया में क्या होता है, पास्ट इवेंट्स पेशेंट भूल जाता है। एंटेरोग्रेड एमनेसिया की बात करें तो उसमें क्या, फ्यूचर इवेंट्स भूल जाता है। ग्लोबल एमनेसिया में क्या होता है कि दोनों ही वो भूल जाता है, पास्ट एंड फ्यूचर इवेंट्स। क्लियर है। अब एल्जाइमर डिजीज की बात करें तो एल्जाइमर डिजीज का मोस्ट जो होता है कि एल्जाइमर डिजीज डेमेंशिया होता है। डेमेंशिया क्या होता है, मेमोरी लॉस होता है। मेमोरी कौन सी लॉस होती है, रेट्रोग्रेड एमनेसिया, यानी कि पास्ट रिमोट मेमोरी जो उसकी लॉस होती है। क्लियर है। अब मैं अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको जो अभी आप नोटशीट तैयारी कर रहे हो, नोटशीट के लिए कुछ बारे में बता देता हूँ। उसके बारे में जो हमारी वेबसाइट पर टेस्ट सीरीज चल रही है उनके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि जो स्टूडेंट नए हैं उनको भी पता लग जाए और वो भी ज्वाइन कर लें। ठीक है ना, एक मिनट में। देखिए एक टेस्ट सीरीज चल रही है जो जिसका नाम है नोटशीट चित्रावली। नोटशीट चित्रावली में आपको क्या मिलेगा, 500 इमेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, ओनली 500 इमेज बेस्ड। क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली एम्स नोटशीट 2021 में कम से कम 40 से 50 इमेज बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप वेबसाइट विजिट करके ये टेस्ट सीरीज आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है missionaiNursery.com, गूगल क्रोम में जाके सर्च करना और आपको ज्वाइन करना। ठीक है, फिर भी आपको कोई इश्यू होता है तो आप इन नंबरों पर कॉल करके या मैसेज करके आप सहायता ले सकते हो। इसके अलावा आपको दूसरी टेस्ट सीरीज की बात करूँ तो दूसरी टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज चल रही है नोटशीट चैंपियन, जिसमें आपको 43 प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, 5000 एमसीक्यूज और एमसीक्यूज का पूरा पैटर्न नोटशीट के हिसाब से, जिसमें देखो इमेज बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, वीडियो बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ट्रॉमा, सर्जरी, प्रोसीजर, प्रायोरिटी बेस्ड, एनग्लेक्स बेस्ड, कोविड-19 और सब्जेक्ट वाइज एमएसएन पीडिया, ओबीजी, साइकेट्री, सबके सब्जेक्ट वाइज ऐसे कुल मिलाकर 43 प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, जिसकी प्राइस मात्र 349 रुपीज है। 349 आप आराम से अफोर्ड कर सकते हो। आज ही अभी वेबसाइट पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो और आपकी प्रिपरेशन को अच्छे से असेस कर सकते हो कि मेरा क्या स्कोर आ रहा है। ऑनलाइन पेपर होगा आपका अपने मोबाइल में ही, जैसे आप पेपर सबमिट करोगे, अभी हमारे कम से कम 1000+ स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं, 1100 के आसपास स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं। आपको उन 1100 में स्टूडेंट में अपनी लाइव रैंक का पता लगेगा। जैसे आपने पेपर सबमिट किया कि आपकी लाइव रैंक है, आपने 10 दिन बाद में आपका पेपर देखोगे, वापस आपकी रैंक देखोगे तो अपने आप अपडेट हो जाएगी। तो आपको पता लगेगा कि मेरा स्कोर क्या आ रहा है। और आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे बेस्ट क्या होता है टेस्ट सीरीज देने का, कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा सा होगा कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि टेस्ट का पूरा पैटर्न वैसा, नॉन टेक, मैथ, रीजनिंग, जीके सब क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आप ओल्ड पेपर भी आपके लिए सॉल्व करना जरूरी हो जाता है, तो आप ये ओल्ड पेपर की बुक भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हो, जिसमें 120+ पेपर्स और 15,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज आपको इस बुक में मिलेंगे। और बाकी आपको कॉम्बो में मंगाना है तो ये कॉम्बो प्लान भी हमने जो बना रखा है, भी लॉन्च कर रखा है। इसमें आपको मिशन परिचारिका यानी कि कंप्लीट थ्योरी ऑल सब्जेक्ट की मिलेगी। इसमें मिशन ओल्ड पेपर्स में एमसीक्यूज लगभग 15,000 के आसपास हो गए ओल्ड पेपर्स के, और मिशन नॉन टेक जिसमें आपके सभी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स लाइक मैथ, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर साइंस सभी आपको 2400 की जगह 1700 रुपये में ऊपर प्राइस में मिल जाएंगे। आप अभी भी इन वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं या फिर इन नंबरों पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ में आपको नोटशीट की टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएगी। ठीक है, चलो चलते हैं अपने पेपर पर वापिस। विच मैनिफेस्टेशन नोट सीन इन पार्किंसंस डिजीज। पार्किंसन डिजीज में ये सब सीन होते हैं। एनेडोनिया सीन नहीं होता। एनहेडोनिया क्या होता है, लैक ऑफ प्लेजरफुल एक्टिविटीज। ओके, विच टाइप ऑफ WBC इंक्रीज इन एलर्जिक कंडीशन। एलर्जिक कंडीशन में कौन सी WBC इंक्रीज होती है, इसिनोफिल। और इन्फेक्शन में कौन सी होती है, ल्यूकोसाइट या न्यूट्रोफिल्स वगैरह इंक्रीज होती है। ठीक है, पेप इसमें टेस्ट इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर। मॉन्टेक्स टेस्ट यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग फॉर ट्यूबरकुलोसिस। और लॉन्गेस्ट बोन ऑफ वुमेन बॉडी इज फीमर। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी है जो आते हैं एग्जाम्स में, जो ये स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्टूडेंट इनको भी कई बार गलत करके आ जाते हैं। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को आप इजी वे में नहीं लें। एक बात ध्यान रखना, एग्जामिनर या पेपर बनाने वाला अगर आपके पेपर में क्वेश्चन डाल रहा है तो वो सही होने के लिए नहीं डालता, वो आपका क्वेश्चन गलत होने के लिए डालता है। वो कहीं ना कहीं घुमाता है क्वेश्चन को ताकि आप उसको गलत करो। इसीलिए आपको हर क्वेश्चन का आंसर सोच समझ कर देना, लाइटली समझ कर नहीं करना है, ये ध्यान रखना एग्जाम में।
ट्यूमर मार्कर फॉर पेनक्रियाटिक कैंसर, इसके लिए CA19-9 वाला ट्यूमर मार्कर होता है। ट्यूमर मार्कर क्या होता है कि कुछ कैंसर जो डिजीज होते हैं, कैंसर्स वगैरह होते हैं, उनके लिए पार्टिकुलर कुछ ट्यूमर मार्कर होते हैं, यानी कि कुछ एंजाइम्स होते हैं या कुछ केमिकल्स कह सकते हैं जो सीक्रेट होती हैं उस पार्टिकुलर ट्यूमर से। तो उस ट्यूमर को उस मार्कर अगर आपके सीरम में या ब्लड में अगर प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करता है कि पार्टिकुलर उस पार्ट का या उस ऑर्गन का कैंसर हो सकता है। तो ये काफी सारे ट्यूमर मार्कर से आप आसानी से याद कर सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट CE आता है, CA125, AFP, यहाँ से ज़्यादा और SCG पर आ जाओ। ये 2-3 है जो इनके बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं। हाउ मनी चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट, देखो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। बाइंड एम टेस्ट डन टू टेक द बाइंड एम टेस्ट, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन, आप भूल मत जाना, ये ध्यान रखना। बाइंड एम टेस्ट किस में यूज करते हैं? हाइपर बिलिरुबिनेमिया। इसमें क्या होता है? बिलिरुबिन की टॉक्सिसिटी लाइक हाइपोटेनिया, मतलब एक तरह से पूरा पैरामीटर होता है इसका। ये देखिए आपको इतना से ध्यान रखना है, बाइंड एम टेस्ट किस में यूज करते हैं? किस में करते हैं? हाइपर बिलिरुबिनेमिया यानी कि जॉन्डिस में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका पूरा पैरामीटर यानी कि ग्लासगो कोमा स्केल की तरह इस तरह से इसका पूरा स्केल होता है। ठीक है, तो इस टोटल स्कोर इसका 9 होता है। इस मेंटल स्टेटस असेस करते हैं मसल टोन और क्राई पैटर्न। टोटल स्कोर कितना होता है? 3, 3, 6 और 9 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, विच विटामिन मोस्ट लाइकली टू बी डिफिशिएंट इन फुल थिकनेस बर्न इंजरी। देखिए फुल थिकनेस बर्न इंजरी हो जाएगी तो उसको विटामिन डी फॉर्मेशन नहीं होगा। आपको पता है कि विटामिन डी का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? स्किन में होता है जब विथ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, विच हार्मोन मेंटेन सीरम कैल्शियम लेवल, सीरम कैल्शियम लेवल को कौन मेंटेन करता है? पैराथायराइड हार्मोन। बोन कैल्शियम लेवल को कौन मेंटेन करता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। क्लियर है, आगे चलते हैं। एक बार और बोल दूं, सीरम कैल्शियम लेवल को कौन मेंटेन करता है? पैराथायराइड हार्मोन या PTH। बोन कैल्शियम लेवल को कौन मेंटेन करता है? कैल्सिटोनिन। याद रखना अच्छे से, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ऑपरेशन थिएटर 25 से 30 डिग्री होता है। ठीक है, ध्यान रखना। नॉर्मल एनाइन गैप, देखिए एनाइन गैप क्या होता है कि थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। इसमें एनाइन गैप में एक तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, जैसे ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, या फिर एसिडोसिस या फिर एल्कलोसिस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये एनाइन गैप होता है। अब जैसे मान लो किसी का एनाइन गैप ज़्यादा हो रहा है तो वो एसिडोसिस हो जाता है। एसिडोसिस वाली कंडीशन को इंडिकेट करता है। किसी का कम हो रहा है तो एल्कलोसिस वाली कंडीशन को इंडिकेट करता है। नॉर्मल एनाइन गैप की बात कर रहे हैं तो 8 से 16 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अगले क्वेश्चन की बजाय डीपली मत जाओ, उस क्वेश्चन में आपको उतना ही ध्यान रखना है कि नॉर्मल एनाइन गैप कितना होता है। अगला क्वेश्चन है, पेशेंट हैज प्लास्टर कास्ट, द नर्स शुड असेस पेशेंट एक्सट्रीमिटी फॉर डिटेक्शन टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है आपको ये समझना होगा। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में पार्टिकुलर किसी भी कंपार्टमेंट में प्रेशर इंक्रीज हो जाए, जैसे मान लो आपके लोअर लेग में आपकी इंजरी हुई है या एक फिंगर में कहीं पर भी इंजरी हुई है, जिसकी वजह से एडिमा होकर वो मतलब एक तरह से टेंशन, उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाए, चाहे वो ब्लड क्लोट के कलेक्शन होने की वजह से हुआ हो या फिर वो एडिमा होने की वजह से हुआ हो, तो पार्टिकुलर कंपार्टमेंट या जैसे लोअर लेग की मसल भी वहां पर प्रेशर इंक्रीज होकर एक तरह स्वेलिंग टाइप हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं। उस कंडीशन में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? एक्सेप्ट, यानी कि इसमें क्या नहीं होता, ब्राउन कलर ऑफ द एक्सट्रीमिटी नहीं होता, बाकी नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, स्किन कलर बिलो कास्ट, पेन ड्यू टू स्टेम, ये सब होगा। क्लियर है, ठीक है। और इस कंपार्टमेंट सिंड्रोम के लिए कौन सी सर्जरी करते हैं पता आपको? स्कारोटोमी, ISHROTOMI, स्कारोटोमी, इसके लिए सर्जरी करते हैं, यानी कि वहाँ पर कट लगाकर उस प्रेशर को रिलीज किया जाता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मोस्ट ऑफ कंपार्टमेंट सिंड्रोम किस में देखने को मिलता है? तो फ्रैक्चर्ड पार्ट होते हैं ना, जहाँ ट्रोमा वाली कंडीशन में वहाँ पर देखने को मिलता है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्रेन इज, देखिए ब्रेन की आउटर मोस्ट लेयर पहले भी डिस्कशन कर चुका, देखिए आप इस ट्रिक से याद रखो, DAP, इससे याद रखेंगे आप तो कभी नहीं बोलेंगे DAP से। DAP गांव में, ग्रामीण इलाके में खाद भी आता है DAP नाम से, वहां से याद रख सकते हो आप। DAP, D फॉर ड्यूरामीटर, A फॉर एरेक्नोमीटर, P फॉर पायामीटर। सबसे आउटर कौन सी होती है? DAP। ये होगी कौन सी? ये आउटर। ये सबसे इनर होगी, ये सबसे मिडल होगी। अब देखिए जो सब एरेक्नोइड स्पेस होता है वो कहाँ पर होता है? वो इन दोनों के बीच में होता है। इसी के बीच में, इसी सब एरेक्नोइड स्पेस में ही स्पाइनल फ्लूइड CSF इसी में ड्रेन होता रहता है, इसमें ही प्रेजेंस होता है। ठीक है, तो लंबर पंक्चर में जो निडल इंसर्ट करते हैं वो कहाँ पर करते हैं? इधर से इंसर्ट करेंगे, जो ड्यूरामीटर को पेनिट्रेट करेगी और सब एरेक्नोइड स्पेस में जाएगी। क्लियर है, चलते हैं आगे।
विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग आईवी कैनुला एंड साइज एंड कलर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ये 24 नंबर का हो जाएगा। 24 नंबर का येलो होता है जो मोस्टली पीडियाट्रिक्स इन बच्चों में यूज होता है। एक्सेसिव ड्रोलिंग इन चाइल्ड इंडिकेट टू द एक्सेसिव ड्रोलिंग, लार का बार ज़्यादा आना वो क्या इंडिकेट करता है, ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है, ट्रेक्यो इसोफेजियल फिस्टुला को इंडिकेट करता है। ए क्लाइंट बीइंग ट्रीटिंग इन ए न्यूरो वार्ड विथ हीमोडायलिसिस, ऑन ड्यूटी नर्स शुड मॉनिटर आईवीएसएस फॉर ब्रूट। ब्रूट क्या होता है, जब कोई किसी भी जैसे वेन में ब्लड या ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो वहाँ पर कुछ पार्टिकुलर आवाज़ आती है, वॉइस आती है, तो उस वॉइस को आपको फील कर सकते हो, उसको टच करोगे तो आपको किसी चीज़ फ्लो होने की फीलिंग से ऐसा लगेगा वहाँ पर, तो उस चीज़ को ब्रूट बोलते हैं। तो जब कोई हीमोडायलिसिस पेशेंट हो तो आपको वो चेक करना है कि ब्लड वहाँ पर फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवम मैचुरेशन, देखिए ओवम मैचुरेशन की बात करें, सबसे पहले फॉलिकल होता है, फॉलिकल से ओवम बनता है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और फॉलिकल मैचुरेशन हार्मोन कौन सा होता है, एफएसएच। एलएच हार्मोन क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, जो क्या किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ओवुलेशन के लिए, यानी कि एक बार फॉलिकल मेच्योर हो गया, ओवम बन गया, अब उसको उस जगह से रिलीज करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, एलएच, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। विच नर्व सप्लाई टू डायफ्राम, डायफ्राम को कौन सी नर्व सप्लाई करती है, फ्रेनिक नर्व। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजरी इन 23, देखिए 23 ईयर चाइल्ड, 13 ईयर हो गए, इसमें यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। 13 ईयर चाइल्ड की बात करें तो मोस्ट कॉमन इंजरी क्या होगी उसमें, फॉल एंड बर्न। अगर यहाँ 23 ईयर ओल्ड मैन की बात हो जाती है वहाँ क्या होता है, एक्सीडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ए प्रूडेंट नर्स नाउ दैट मस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज एब्जॉर्ब्ड इन, देखिए मस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्लियर है। ये ग्लास को कॉमा स्केल का एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इसलिए यहाँ दिया हुआ, देखिए अब आपको ये क्वेश्चन ये बार बार आते हैं, इस ग्लास को कॉमा स्केल वगैरह तो आपको निकालना। देखिए एक अनकॉन्शियस पेशेंट है कि मूव हीज एक्सट्रीमिटी स्पॉन्टेनियसली, वो अपनी एक्सट्रीमिटीज को स्पॉन्टेनियसली मूव कर रहा है, यानी कि 6 नंबर, क्लियर है। ओपन आइज विथ पेन, देखिए ओपन आइज विथ पेन करा दी, एक तो देखो आइज में क्या होता है, वो ओपन आइज स्पॉन्टेनियसली कितने नंबर हो गए, 4 नंबर। ओपन आइज विथ वर्बल स्टिमुलेशन है, उसको बोलेंगे आंखें खोलो तो कितना नंबर हो जाएगा, 3। ओपन आइज विथ पेन, उसको टच, उसको स्टिमुलेशन देने, टच करके उसको पेन का सेंसेशन देना, तब वो आई ओपन कर रहा, तो फिर कितने नंबर हो जाएंगे, 2, तो कितना हो जाएगा 6 + 2। आगे क्या है, एंड स्पीक इन एप्रोप्राइट वर्ड, स्पीक इन एप्रोप्राइट वर्ड होगा तब उसका कितना स्कोर आएगा, 2। कंप्रेंसिव होगा वर्ड, अगर वो कंप्रेंसिव बोल पा रहा है तो तब 3 होते हैं, लेकिन इन एप्रोप्राइटली बोल रहा है तो 2 होगा। ये कितना होगा, सॉरी इन एप्रोप्राइट होगा तो 3 नंबर होगा, 3 नंबर, ठीक है। तो ये कितना होगा, 6, 2, 3, कितना हो गया, 11। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी। अब देखिए इसका एक बार में इन एप्रोप्राइट वर्ड का थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है, कितना आएगा इन एप्रोप्राइट का, स्पीक इन एप्रोप्राइट, ये एरिया देखिए, स्पीक इन एप्रोप्राइट, ये देखो इस इन एप्रोप्राइट रेस्पॉन्स 3 नंबर है, ठीक है। तो उसका स्कोर राइट आंसर क्या हो जाएगा उसके क्वेश्चन का, इसका 11, यानी कि राइट आंसर सी, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ए चाइल्ड एक्सपीरियंसिंग हेडेक, लिथार्जी, न्यूजिया, वोमिटिंग, ए प्रूडेंट नर्स व्हाट विल एक्सपेक्ट दैट फिजिशियन लुक फॉर सीएसएफ एनालिसिस। ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, जो क्लिनिकल फीचर्स जो शो हो रहे हैं वो मेनिंजाइटिस को। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सीएसएफ एनालिसिस, यानी कि उसके लंबर पंक्चर करके सीएसएफ का एनालाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस्क्रिप्शन एट्रोपिन अवेलेबल 500 mg इन 2 ml, हाउ मनी अमाउंट शुड गिव टू पेशेंट बाय 1 ml सिरिंज हैव 40 डॉट्स। देखिए इसमें भी क्या है कि आपको डॉक्टर ने कितना ऑर्डर किया, 125, अवेलेबल कितना 500 mg 2 ml में, तो आपको सबको पता है D/H × ml जितना फ्लूइड होता है, तो डिजायर कितना यहाँ पर 125/500 × 2 करेंगे, तो अगर आप इसको कैलकुलेशन निकालो 125 डिजायर हो गई, हेव अपने पास डोज कितनी है 500, तो 500 नीचे आ जाएगा, ऊपर 125 हो गया, इंटू कितने ml में है 2, तो यहाँ इंटू 2 कर देना, तो कितना आएगा जब इसको कैलकुलेशन करेंगे 0.6 ml, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। विच हार्मोन डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, देखिए अब क्वेश्चन आ गया भाई, विच सीरम कैल्शियम लेवल को कौन सा हार्मोन डिक्रीज करेगा, कौन सा करेगा, कैल्सिटोनिन। क्यों डिक्रीज करेगा, देखो जब बोन में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब बोन में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करेगा, ब्लड से कैल्शियम लाकर कहाँ डालेगा, बोन्स में। जब बोन में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो यह हार्मोन क्या करेगा, ब्लड से यानी कि सीरम से कैल्शियम लाएगा, बोन में डालेगा, तो सीरम यानी कि ब्लड में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, विच हार्मोन डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम। अब इसका उल्टा बात करें अपन, क्या
पीटीएच हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, सीरम कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा तो ये हार्मोन सबसे पहले तो क्या करेगा, पीटीएच हार्मोन, इसके यहाँ पूरा रेशनल में लिखा हुआ है, सब चीजें आप देख लेना, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना, मतलब वीडियो को रोक कर पढ़ लेना। जब ब्लड में कैल्शियम लेवल का हार्मोन कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा तो सबसे पहले पीटीएच हार्मोन क्या करेगा, इंटेस्टाइन से कैल्शियम लाने की कोशिश करेगा। डेली जब अपन खाना खाते हैं वहां अगर कैल्शियम ले रहे हैं तो ये हार्मोन वहां से कैल्शियम लाएगा। अगर वहां पर भी पूरा कैल्शियम नहीं मिल रहा तो फिर क्या करेगा, ये बोन्स को तोड़ेगा, यानी कि बोन्स सेल से वहां से कैल्शियम लाएगा। क्लियर है, यानी कि क्या करेगा, ये ओस्टियोक्लास्ट है, ओस्टियोब्लास्ट, ये सब आपको पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अनमेरिड जो गर्ल्स होती है उसमें कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, आईयूडीज नहीं लगवाना चाहिए अनमेरिड गर्ल्स में। ठीक है, बाकी डाइफ्राम चलता है, हार्मोनल कुछ ले सकते हैं, ईसीपी कॉन्डोम वगैरह सब चलता है, बाकी आईयूडीज जो कॉपर टी वगैरह होती है वो नहीं, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। इन ABCDE ऑफ ट्रोमा पेशेंट द वर्ड डी स्टैंड फॉर, डी मीन्स ड्रग्स हो जाएगा, ये सबको पता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉजिटिव कर्निंग साइन, कर्निंग और बबिन्स की साइन दो साइन होते हैं जो किसके कार्डिनल साइन है, मेनिंजाइटिस के। अकॉर्डिंग टू AHA अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइन 2015 द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन अडल्ट है 13:2 का होता है रेशियो, चाहे 1 हो चाहे 2 रेस्क्यू हो। इन इन्फेंट हैव 3 kg वेट एट बर्थ, व्हाट विल द एक्सपेक्टेड वेट आफ्टर 1 ईयर। 3 kg है, आपको पता है 1 ईयर पर कितना वेट हो जाता है, ट्रिपल, बर्थ वेट का ट्रिपल है। बर्थ वेट कितना, 3 kg, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 9 kg। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 kg। अगर यही 1 ईयर की जगह अगर 6 मंथ पर पहुंचता तो क्या राइट आंसर होता है, बी 6 kg। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट डू फर्स्ट इफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर्स। देखिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन 2-3 तरह की होती है, आपको इनमें डिफ्रेंशिएट होना बहुत ज़रूरी है बेटा। देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का ये टेबल देखो, PGI चंडीगढ़ 2018 वाले पेपर में आया था, जब संगरूर वाला पेपर हुआ था उसका, तब ये क्वेश्चन आया था, बहुत सारे स्टूडेंट गलत करके आए थे। चलो उसने क्वेश्चन में तो पूछ लिया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होते ही आपको क्या करना है। ठीक है, आप स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली कर दोगे, राइट आंसर है। लेकिन अगर क्वेश्चन में उसने साइन एंड सिम्टम दे दिए कि ब्लड एक पेशेंट के ब्लड ट्रांसफ्यूजिंग हो रहा है और ये साइन एंड सिम्टम, ये क्लिनिकल फीचर्स शो हो रहे हैं, तो ये कौन से टाइप का ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, तब आपको डिफ्रेंशिएट करना, हिमोलाइटिक है, फेब्राइल है या एलर्जिक रिएक्शन है। अब इनमें डिफ्रेंशिएट देख लेना। हिमोलाइटिक रिएक्शन यूजुअली 10 से 15 मिनट में हो जाता है। साइन एंड सिम्टम की बात करें हिमोलाइटिक, देखिए स्वेरिंग होगी, हेडेक, फ्लैंक पेन जरूर क्वेश्चन में आएगा अगर हिमोलाइटिक रिएक्शन होगी तो। फ्लैंक पेन यानी कि स्प्लीन के आसपास जो फ्लैंक पेन होता है, रप्चर या क्या बोलते हिमोलाइज होने की वजह से वो पेन हो रहा है, उसको ये फ्लैंक एरिया में होगा। ठीक है, इंक्रीज पल्स एंड रेस्पिरेटरी रेट होगा, हीमोग्लोबिन यूरिया, ओलिगोयूरिया, ये वाले साइन जब आके फ्लैंक पेन, हेडेक, स्वेरिंग ये आएगा। फेब्राइल रिएक्शन की बात करें तो ये यूजुअली 30 मिनट में होती है और इसकी क्लिनिकल फीचर फेब्राइल रिएक्शन की क्या होगी, चिल्स होगा, फीवर। देखिए फेब्राइल रिएक्शन में क्या होगा, फीवर होगा, चिल्स होगा। फीवर और चिल्स दोनों जरूर आएंगे उसमें क्वेश्चन में, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो। यहाँ मैंने क्या बताया, फ्लैंक पेन, सीवियरिंग, हेडेक वगैरह, इधर फीवर नहीं आएगा, ध्यान रखना। एलर्जिक रिएक्शन की बात करनी, ये जो वर्ड है ना, ये इसका मैं भी प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा, HIV विजिंग, हाई विजिंग, फ्लशिंग, प्लूराइटिस जरूर आएगा अगर एलर्जिक रिएक्शन अगर उस क्वेश्चन में होगा तो उसकी डेफिनेशन में। तो आपको तीनों में डिफ्रेंशिएट होना बहुत जरूरी है। अब नर्सिंग एक्शन तीनों में के सेम नहीं है, यू मान कर चलिए, कौन सा भी रिएक्शन हो सबसे पहले स्टॉप द इन्फ्यूजन इमीडिएटली, इन्फॉर्म टू डॉक्टर एंड रिप्लेस IV ट्यूबिंग विद IV कैनुला दैट कंटेनिंग ब्लड। ठीक है, ये सब चीजें, और स्ट्रिक्टली 15 मिनट देखिए स्टार्ट में उसका इनटेक आउटपुट सब कुछ मॉनिटर करना चाहिए पूरा। आप इसकी स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल आपको कहीं पर मिलेगी नहीं, किसी भी गाइड में टेबल नहीं मिलेगी मुझे लग रहा है, क्योंकि हमने टेबल काफी मेहनत करके बनाई है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड, देखिए एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड का एग्जाम्पल 0.45% NS हो जाएगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एंटी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं वो किसकी वजह से, किसकी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या होगा, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस इन हार्ट फेलियर, डिजोक्सिन हो जाएगी ये। तो देखिए न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचने के लिए जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको प्रायर टू
प्लान फैमिली प्रायर टू प्लान प्रेगनेंसी, उसको उससे पहले ही जो फोलिक एसिड स्टार्ट कर देना चाहिए। स्टैंडर्ड गाइडलाइन तो ये कहती है। बाकी आजकल मोस्ट ऑफ यही होता है कि जैसे वो प्रेग्नेंट हुई उसके बाद में वो एनसी क्लिनिक पर जाती है, बाद में ही उनके आयरन फोलिक एसिड स्टार्ट होती है। बाकी स्टैंडर्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यही है कि आपको प्लान करने से पहले ही फोलिक एसिड स्टार्ट कर लेना चाहिए, यूजुअली 1 मंथ प्रायर, है ना। ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन इज, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, एपिनेफ्रिन, विच एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग डैमेज टू 8th क्रेलियन नर्व, 8th स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगी। राइट आंसर, ए नर्स कंडक्टिंग लेबर विद डॉक्टर टीम, डॉक्टर्स डिस्कसिंग दैट नाउ बेबीज एड कम एट 0+1 स्टेशन है। ए प्रूडेंट नर्स नाउ दैट फिटल हेड इट बिलो द स्पाइन, इस्चियल स्पाइन, एक इस्चियल स्पाइन जो पेल्विस होती है उसमें इस्चियल स्पाइन एक मार्क होता है, वो मानकर चलिए उस मार्क से नीचे अगर हेड आता है तो उसको ++1 +2 +3 से डिवाइड किया हुआ है ताकि हेड की पोजीशन पता करने के लिए। अगर उस इस्चियल स्पाइन से अगर नीचे आता है तो उसको क्या बोलते हैं, +1 स्टेशन, अगर उससे ऊपर है तो माइनस में होगा, -1 -2 -3, ठीक है। तो इट मीन्स कि बिलो इस्चियल स्पाइन राइट आंसर हो जाएगा। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स टूवर्ड्स बॉडी इज नाउन, देखिए ये अगर इस हैंड को अगर बॉडी की तरफ ला रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपने हाथ को एड कर रहा है बॉडी में, क्यों मानकर चलिए आप याद करिए, हैंड को वो एड कर रहा है बॉडी में, इट मीन्स एडक्शन। अगर वो हाथ को दूर लेकर जा रहा है तो ये हो जाएगा एबडक्शन, ठीक है। विच वैक्सीन नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, अभी जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के पार्ट, बाकी जेई भी एड हो गई है। रेगुलेटरी सेंटर फॉर सीवीएस एंड सेरेब्रोवास्कुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम का रेगुलेटरी सेंटर कौन सा है, मेडुला अम्बलगोटा, ठीक है। The child says that there is beer inside the room. Nurse using the light see that there is a folded towel placed on the chair. Misinterpret हो रहा है, it means कि ये क्या है कि illusion है, ठीक है। Which ECG lead is best for measuring arrhythmia? V2 हो जाएगी। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी अपन इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। Which communicable disease eradicated from India? स्मॉल पॉक्स इराडिकेट हो चुकी है। ए पेशेंट हैज ब्लड ग्लूकोज 600 mg/dl विथ ग्लाइकोसूरिया विदाउट कीटोन बॉडीज इन द यूरिन। देखिए ग्लूकोज, एक डायबिटीज का पेशेंट मानकर चलिए उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है मोर देन 600 mg/dl, लेकिन अगर कीटोन बॉडीज प्रेजेंट नहीं है तो वो डायबिटीज कीटोएसिडोसिस नहीं है, वो दूसरी कंडीशन है। कौन सी, हाइपरग्लाइसेमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोनिक सिंड्रोम, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, HHNS। क्लियर है। विच एनर्जी यूज्ड इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, एटीपी में एनर्जी यूज करते हैं उसमें सेलुलर मेटाबॉलिज्म में यूज करते हैं, यूज होती है। अभी शॉर्ट क्वेश्चन आ गए, देखो एक एक लाइन के क्वेश्चन आ गए, आप इनको देख सकते हो। यहाँ की स्क्रीनशॉट ले लो, इनको तो डिस्कशन आप आराम से स्क्रीनशॉट कर लेके आप खुद भी डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ऑब्जेक्टिव ऑप्शन नहीं है, तो ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लो इनके, ठीक है, और मैं आगे ले रहा हूँ, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये आप पूरे 100 क्वेश्चन हो गए अपने इस पेपर में, अब तो शायद नेक्स्ट पेपर स्टार्ट हो गया, अब तो दूसरे KPSC स्टाफ नर्स का आ गया। तो ये कुल आज का पेपर डिस्कशन था। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आपकी जितने भी पेपर मैंने डिस्कशन करवाई उससे आपकी तैयारी अच्छी इंप्रूव हो रही होगी और आपको पता लग रहा होगा कि एम्स के पेपर में कैसे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं या अदर प्रायोरिटी बेस्ड के भी कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ऑलमोस्ट हमारी टीम है जो पूरी कोशिश कर रही है कि जो हम मेमोरी बेस्ड पेपर कलेक्ट करते हैं वो पूरा का पूरा, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 70% वैसा का वैसा पेपर हो जैसा एग्जाम में आए। 100% तो पॉसिबल है नहीं मेमोरी बेस्ड में, ये आप भी समझते हो, ठीक है। तो आप जो ये वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जो पता लगे कि कैसा पेपर आता है। और सबसे बेस्ट देखो, अभी आपके पास 20-25 दिन है, तो जितना हो सके आप MCQ सॉल्व करो। ये ओल्ड पेपर, ये बुक मंगवा सकते हो, इससे आपके सभी जो पुराने पेपर आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आप जैसे अदर एग्जाम्स के साथ में तैयारी कर रहे हो, DSSB, ESIC, RRB, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, क्योंकि कोविड की वेव का भी बिल्कुल असर खत्म हो चुका है। तो PGI जिपमर सबकी वैकेंसी आएगी, वो मानकर चलो ये नवंबर दिवाली बाद में 1 by 1 सबकी वैकेंसी आएगी। आपको एक तरह से अपना खुद का टाइम मैनेजमेंट सेट करके प्रिपरेशन करनी है। आप थ्योरी वाली बुक मंगवा सकते हो मिशन परिचारिका, और मिशन ओल्ड पेपर क्वेश्चन वाली हो गई। CHO की तैयारी करो तो मिशन CHO वाली बुक मंगवा सकते हो, जिसमें बेसिक थिंग्स है, कम्युनिटी को अच्छे से समझाया हुआ है और बढ़िया चल रही है बुक, वो अच्छी, सभी स्टूडेंट्स को उसमें अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। मिशन नॉन टेक गाइड है जो जिसमें सभी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स वगैरह है, वो आप मंगवा सकते हो। बाकी आप अभी नोट सेट के लिए जो भी आने वाला आपका 15-20 दिन बाद, उसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको वादा करता हूँ कि आप जो इतनी लो प्राइस में जो आप टेस्ट सीरीज चला रही है उससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी अच्छा आपका असेसमेंट होगा, हर क्वेश्चन का आपको रेशनल मिलेगा, ऑलमोस्ट क्वेश्चन विथ रेशनल के साथ में। तो आप देर ना करें, हमारी वेबसाइट पर विजिट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें,
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नया पेपर लाके। और पूरा अपने पेपर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एम के ऑलमोस्ट पूरे पेपर सोल्व कर रहा हूँ। तो कल फिर दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा नए पेपर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज। Are you want to become nursing officer? Yes, but confused which guide or book is best for nursing officer exams? Problem solved. मिशन हाई है ना? आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। अब नर्सिंग ऑफिसर बनना हुआ बिल्कुल आसान, क्योंकि मिशन हाई लेकर आ गया है कंप्लीट स्टडी मटेरियल। मिशन परिचारिका गाइड, ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स कंप्लीट थ्योरी विद इमेज। Mission Non-Tech, a short guide for all non-tech subjects like maths, reasoning, GK, computer and general science. ऑर्डर करें Amazon and Flipkart से। अब CHO और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन CHO 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित CHO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षाओं के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड Flipkart।